नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राहुल गांधी ने आज साइकिल से संसद का रास्ता नापा, मगर उनकी साइकिल सिर्फ संसद तक ही नहीं चली थी। उनकी साइकिल महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध का रास्ता नाप रही थी। उनकी साइकिल उन रास्तों पर बढ़ रही थी जिसमें सत्ता तक पहुंचने के सपने थे। उनकी साइकिल उस रास्ते पर थी जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। अपने इस साइकिल मार्च से राहुल गांधी ने यह जताने की भी कोशिश की कि भविष्य में अगर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष कोई मोर्चा बनाता है तो राहुल का किरदार उसमें काफी ज्यादा अहम होगा। देखिए। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं। साइकिल लड़खड़ा तो नहीं रही? नहीं। तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। हमारा संघर्ष तेज होगी। कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष साइकिल चली है, विपक्षी एकता का साथ लिए, विपक्षियों की साख लिए, जासूसी कांड पर सवाल लिए, महंगाई के खिलाफ संघर्ष लिए, 2024 की सत्ता के लिए संसद की ओर साइकिल चली है। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड नाउ। यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हैं नहीं। जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। राहुल गांधी के आवास से संसद भवन की दूरी कहने के लिए तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर और रास्ता महज 6 मिनट का है, लेकिन विपक्षियों की साइकिल सिर्फ इस दूरी को नापने के लिए नहीं चली थी, बल्कि महंगाई के विरुद्ध सरकार के शिखर पर दस्तक देने के लिए चली थी। सरकार की नीतियों पर विपक्षी एकता का हथौड़ा मारने के लिए चली थी। 2024 में विपक्षी एकजुटता का संदेश देने के लिए चली थी। संसद की ओर साइकिल चली थी। ये राजपथ है, सचिन राजपथ दिखाइए, और आगे राहुल का काफिला है। हम आपको कोशिश करेंगे वो पूरा रूट मैप शुरू से अंत तक फॉलो करें, जिस पर राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता निकल पड़े हैं। जाहिर तौर पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करने की कोशिश में है। मनोज जी, सर, आपकी साइकिल की स्पीड को देख के हमको साइकिल पकड़नी पड़ी, पर ये तो हमने कवरेज के लिए पकड़ा है। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया, उस सरकार के खिलाफ जनता के बिगुल सॉरी का संदेश। अच्छा, और ये जो आपने लिखा है सामने, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, क्या ये जनता के मसले हैं? एग्जैक्टली। राहुल गांधी का साइकिल मार्च कई मायनों में राहुल की राजनीति के रंग को गहरा करने वाला है। 2024 के लिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से तमन्नाओं के तीर फेंके हैं। उनकी तीर की तकदीर में कैसा आसमान होगा ये जानने में समय है, लेकिन हाँ, कांग्रेस के खेमे में खुशियाँ जरूर बिखर आई हैं। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन, सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल थे सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी, हमारा संघर्ष तेज होगी, और हिंदुस्तान की जो बुनियादी सत्ता है, हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए। दादा ये बताइए, ममता बनर्जी हो, अरे ममता दीदी होंगी लीडर की या राहुल गांधी होंगे विपक्ष के? देखिए, आज लीडर बनर्जी कह रहे ममता दीदी है लीडर। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। हम सब मिलकर लड़ेंगे, यही कहा आज। 15 दलों के नेता एक साथ साइकिल चला रहे थे। कुछ विरोध में,
कुछ क्रोध में, कुछ उम्मीद में, कुछ उत्तेजना में। भावनाओं के अतिरेक में उबलते हुए विपक्षी नेता चले जा रहे थे। संसद की ओर साइकिल चली है। बाकी दल क्यों नहीं आए? सारे दल साइकिल चला लेके आ रहे हैं। सारे दल के लीडर पीछे साइकिल में, आप लोग कवर कीजिए। सारे पार्टी आज अटेंड किए। सारे विभिन्न विपक्षी दल एक साथ आए। हम सभी ने उस समय ये निर्णय लिया कि सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएं। कुछ मौसम की उमस, कुछ सूरज की तपिश और कुछ साइकिल चलाने की आदत छूट जाने के चलते कांग्रेस के कई सांसदों ने साइकिल छोड़ भी दी। कांग्रेस के सांसद खुद काफी गायब हो गए, साइकिल नहीं चला पाए। नहीं, पूरा कांग्रेस वाला है इसमें, ऑल पार्टी है। आज राहुल गांधी का इन्विटेशन पे टिफिन पे चर्चा करे। राहुल की साइकिल आज चली तो है, लेकिन ये साइकिल राहुल को सत्ता तक पहुंचाएगी या नहीं, राहुल को विपक्ष का पहला नेता बनाएगी कि नहीं, सरकार के खिलाफ आगे भी इसी जोश से आवाज उठाएगी कि नहीं, सब बात की बात है। आज की बात ये है कि साइकिल चली है संसद की ओर। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। साइकिल पर चढ़कर सत्ता की ओर देख रहे विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि विपक्षी दलों में एकता का गहरा अभाव है। एकता हो भी जाए तो नेता कौन होगा, ये बड़ी समस्या है। मगर इन दोनों समस्याओं को स्वार्थ के जरिए सियासत के सांचे में ढाल लेने की एक कवायद आज राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने आज ब्रेकफास्ट का आयोजन किया। इस आयोजन में 15 दलों के नेताओं ने शिरकत की। लेकिन हैरानी इस बात की रही कि राहुल के बुलावे पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इस न्योते से दूरी बनाकर रखी थी। राहुल की पार्टी का मकसद है कि विपक्ष एक हो, लेकिन जब नेता अनेक हैं तो एकता कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष की ऐसी एकजुटता की तस्वीर कम ही नजर आती है। कम ही बार किसी मुद्दे पर सारे विपक्ष के सुर एक जैसे होते हैं और कभी कभार ही यूं कतार में साथ बैठकर तय की जाती है सरकार के खिलाफ रणनीति। लेकिन संसद से सड़क तक मचे संग्राम के बीच अब पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ आवाज बुलंद करने को तैयार है, क्योंकि उसके पाले में जासूसी, महंगाई और किसानों का मुद्दा जैसे हथियार हैं। इसके जरिए सरकार पर करारे प्रहार का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं और आज विपक्ष के नेताओं के साथ नाश्ते पर यही बात राहुल गांधी ने उठाई। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. यूं तो सरकार के खिलाफ विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल कांग्रेस नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने साथ आकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का खाका तैयार किया। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने जैसे तेवर दिखाए, उससे साफ है कि पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी संग्राम अब और भी तेज होगा। वो नौटंकी है। ये देखिए, जब हम सारे पार्टी 60% पीपल आर विथ अस इन दिस कंट्री, जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं,
उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये नौटंकी है। इस देश में न्याय, फ्रीडम, कोई भी चीज महफूज नहीं है। महंगाई की हालत देख लीजिए, कृषि कानूनों के माध्यम से जासूसी, बेरोजगारी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से ये तय हुआ कि संघर्ष का विकल्प है सदन के अंदर और सड़क पर। विपक्ष के नेताओं के साथ नाश्ते वाली पॉलिटिक्स का बड़ा मकसद सरकार की घेराबंदी तेज करना है। साथ ही इसी बहाने राहुल गांधी भविष्य की राजनीति का खाका रचने की भी कोशिश कर रहे हैं। राहुल की कोशिश है कि ऐसी मुलाकातों के जरिए मोदी बनाम ऑल का माहौल बनाया जाए। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए अभी से तैयारी की जाए और सबसे बड़ी बात, खुद को लीडर के तौर पर पेश किया जाए। हालांकि बीजेपी को राहुल की इस कवायद में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि कोई कांग्रेस को डूबती नाव तो कोई इस कोशिश को भानुमति के कुनबे जैसा बता रहा है। कौन डूबती हुई जहाज के साथ जुड़ेगा? बंगाल में आपने कांग्रेस का प्रदर्शन अभी देखा है, शायद शून्य है वहां, जबकि कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े थे और फिर अभी लोकसभा का चुनाव लड़े। स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। अगर वो केरला से चुनाव नहीं लड़े होते तो आज लोकसभा में नहीं होते। तो अब वो अपनी संभावनाओं को क्या तलाशेंगे? देश उन्हें नकार चुका है। और आज जो चाय पानी रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने टी पार्टी पर कौन बात होगा। लेकिन जमीन पर देखें तो अगर पूरा विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी के मिशन 2024 पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे? राहुल के न्योते से बीएसपी और आम आदमी पार्टी आज भी दूर ही रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ नजर नहीं आना चाहती। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या राहुल की अगुवाई में सभी विपक्ष के नेता साथ आने को तैयार होंगे, और अगर बात नहीं बनी तो ऐसी कोशिशों का नतीजा क्या होगा? दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर संसद के बाहर नाश्ते पर चर्चा चली और साइकिल से संसद नापने की कोशिश हुई, तो उधर संसद में भी रोज की तरह आज भी शोर ही शोर सुनाई दिया। वहीं महंगाई, जासूसी कांड और वही किसानों के मुद्दे पर आज भी संसद चली कम रुकी ज्यादा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच मालूम चला कि पिछले 10 दिनों में सरकार ने संसद में 12 विधेयक पास करा लिए। अब विपक्ष पूछ रहा है कि जब संसद में काम ही नहीं हुआ तो 12 विधेयक बगैर चर्चा के कैसे पास करा लिए गए? विधेयक है या फिर चाट पापड़ी? सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। आप चर्चा नहीं करना चाहते, सवाल नहीं करना चाहते, न अपील का असर, न दलील का असर। परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। बस विपक्ष का शोर और संसद में हंगामे का जोर। वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद भारत पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर विरोध ऐसा कि संसद की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही। हर रोज की तरह आज भी सदन शुरू होते ही नारेबाजी का शोर गूंज उठा। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर शोर शराबा हुआ। स्पीकर बार बार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ। सदस्यगण, मंत्री प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही तय कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संसद में विपक्ष के विरोधी तेवर कम नहीं हो रहे। विपक्ष के इस रुख पर आज पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इसे लोकतंत्र का अपमान बता दिया। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है
लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट। सदन में जारी हंगामे के बीच सरकार ने कुछ जरूरी बिल भी पास कराए हैं, जिसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके तंज कसा है। डेरेक ओब्रायन ने लिखा, संसद के मॉनसून सत्र के पहले 10 दिनों में मोदी और शाह बेहद जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 12 विधेयकों को पारित करवाया गया है, बिल पास हो रहे हैं या चाट पापड़ी बना रहे हैं। जनता के लिए पास बिलों की ऐसी तुलना सरकार को नागवार गुजरी और डेरेक ओब्रायन पर पलटवार करते हुए प्रहलाद जोशी ने उन्हें बंगाल की याद दिला दी। I am asking, what is happening? Even not 1-2 full days they have conducted the session in West Bengal and they are teaching us democracy. पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी पेगासस कांड की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष जांच की मांग कर रहा है तो जांच होनी चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार में विश्वास देते हैं और विश्वास रखते हैं और सार्वजनिक रूप में कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो भी काम करेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, उसके साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर है। सदन के भीतर और बाहर हंगामा किसानों के मुद्दे पर भी जारी रहा। अकाली सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हरसिमरत कौर संसद के गेट पर बैनर पोस्टर के साथ तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी। हरसिमरत हर आने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का संदेश दे रही थी। और न ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके चर्चा करके सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। हालांकि कृषि कानूनों पर विरोध का मोर्चा थामे ऐसे विपक्षी नेताओं को कृषि मंत्री ने किसान यूनियन जैसा बता दिया, जिनके पास बातचीत के लिए कुछ भी नहीं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है, प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। उधर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कह तो बहुत कुछ रही है, लेकिन बातचीत शुरू नहीं कर रही। आज अगर गतिरोध चल रहा है संसद के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। दिल्ली से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर आज एक ऐसी मुलाकात हुई जो राजनीतिक लिहाज से बेहद खास है। ये मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बीच हुई। बताया जा रहा है कि ये बैठक महाराष्ट्र में आई बाढ़ और राहत को लेकर हुई है, मगर इस मुलाकात के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ रोज पहले शरद पवार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। कयासों की सियासत तब भी गर्म थी और आज इन तस्वीरों के जरिए भी गर्म हो चली है। इधर दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। पिछले कई महीनों से बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करके सबको चौंका दिया। राजभर ने एक बार फिर से इशारा दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में चुनावी मौसम आया तो सियासी ठिकाना बदलने का सुर सुनाई देने लगा। जो ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के सहारे योगी को सत्ता से बाहर करने का दम भर रहे थे, वही अब फिर बीजेपी की जीत का नारा बुलंद करने को तैयार दिख रहे हैं। 6 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी नेताओं को पीटने की बात कर रहे थे, लेकिन 6 दिन के भीतर ही उनके तेवर पूरी तरह से बदल गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है?
आज की जो मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात थी, इसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चुनाव है जरूर, लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मैं तो कह भी रहा हूं, अभी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के सवाल पे, चौथा है पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना के सवाल पे, अगर ये बीजेपी इन चारों को सत्ता है ये लागू कर दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22 में पिछड़ी जाति का बेटा सीएम बनाने की उसका नाम घोषणा करे कि सीएम होगा, तो फिर विचार कर सकते हैं। राजभर की राजनीति में आए इस बदलाव का राज क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि फिर से एनडीए का दामन थामने के लिए राजभर ने बीजेपी के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, क्योंकि इन्हीं शर्तों में यूपी के चुनावी गणित का पूरा हिसाब किताब छिपा हुआ है। राजभर की मांग है कि देश में जातीय आधार पर जनगणना हो, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू किया जाए और पिछड़े के बेटे को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। एक और कोरोना का खतरा टला नहीं और इस तरह अय्याशी में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत कहर बरपा रही है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश का बुरा हाल है, जहां शहर टापू बन चुके हैं। आखिर कितना भड़के, आखिर कितना कोसें, आखिर कितना रोए। प्रशासन जब चिकना बैगन हो जाए तो जख्मा पर मुस्कुराना मजबूरी हो जाता है, जिसका अंदाजा स्मार्ट सिटी झांसी की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सोशल मीडिया में वायरल बता रहा है कि कैसे झांसी में जिंदगी मजाक बन चुकी है। यहां 4 पहिया गड्ढे में नजर आ रहे हैं। जिस बाइक पर इंसान सर पर दौड़ता था, आज वो इंसानों के सहारे कदम बढ़ा रही है। 18 घंटे की बारिश हुई तो क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या हाईवे, सब टूट गया है। पूरा झांसी तालाब बन गया, ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला। प्रशासन की नाकामी यहाँ गली गली, सड़क सड़क पर पानी बनकर बह रही है। 4 से 5 फीट गहरे पानी में लोगों की जिंदगी डूब रही है और नुकसान का तो पूछिए मत। ना घर रहने लायक, ना दुकान खोलने लायक। मध्य प्रदेश का शिवपुरी तो पानी पानी हो चुका है, जहां बारिश जानलेवा बनती जा रही है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। निचली बस्तियों में लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में। और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। शिवपुरी से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।